आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसीज़ की, मौद्रिक नीतियों की। मौद्रिक नीतियाँ किसी भी देश के केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, तो भारत में ये जिम्मेदारी आरबीआई की है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी के द्वारा तैयार की जाती हैं, जिसमें 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य जो होते हैं वो केंद्रीय बैंक से होते हैं और 3 सदस्य जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है वो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा लिया जाता है। मौद्रिक नीतियाँ वर्तमान में प्रत्येक 2 माह में आरबीआई के द्वारा जारी की जाती हैं। इन नीतियों के माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रवाह को नियंत्रित करती है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह ज़्यादा है तो इससे इन्फ्लेशन उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक इन नीतियों के माध्यम से अतिरिक्त राशि सोख लेती है, अर्थात यदि तरलता ज़्यादा है तो तरलता को कम करने के लिए दरें तय की जाती हैं। इसके विपरीत यदि अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी कम है तब आर्थिक समृद्धि प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक क्या करेगी? इन नीतियों के माध्यम से जो अतिरिक्त राशि है उसको अतिरिक्त राशि को प्रवाहित करने का कार्य करेगी। मतलब लिक्विडिटी कम हो तो लिक्विडिटी बढ़ाने संबंधी दरें तय की जाती हैं। इस प्रकार से इन नीतियों के माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को संतुलित बनाए रखती है। मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई 2 प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करती है, क्वांटिटेटिव उपकरण और क्वालिटेटिव उपकरण। मौद्रिक नीतियाँ जो होती हैं उनके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो पहला है कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, फ्लो ऑफ करेंसी जो है लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, आर्थिक समृद्धि का प्रबंधन करना, घरेलू मुद्रा का अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में स्थिर विनिमय दर बनाए रखना, जो एक्सचेंज रेट है उसको स्थिर बनाए रखना। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव उपकरणों की। आरबीआई के द्वारा इनकी दरें तय की जाती हैं और जिनमें से पहला है कैश रिजर्व रेशियो, सेकंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, थर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन, फोर्थ बैंक रेट, फिफ्थ है रेपो रेट, सिक्स है रिवर्स रेपो रेट एंड 7 है एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। लायबिलिटी या देयता। लायबिलिटी क्या होती है? बैंकों के पास जमाकर्ता के द्वारा जो राशि जमा की जाती है जिसे बैंकों को कभी न कभी वापस करना होता है, ये बैंकों की लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, उनकी देयता कहलाती है क्योंकि उन्हें कभी न कभी उसे रिटर्न करना होता है। वहीं असेट क्या होता है? तो बैंकों के पास जो पैसा होता है, जो बैंक उसे ऋण के रूप में प्रदान करते हैं और बैंकों को जो लाभ प्राप्त होता है वो बैंकों को कभी किसी को देना नहीं होता है, किसी भी प्रकार की रिटर्न नहीं बनता है, तो ये जो होता है बैंक की परिसंपत्ति कहलाती है, बैंक की असेट कहलाती है। विस्तारवादी नीतियां, यदि अर्थव्यवस्था में तरलता कम है, तरलता को बढ़ाने संबंधी नीतियां बनाई जाती हैं तो वो नीतियां विस्तारवादी नीतियां कहलाती हैं। और यदि अर्थव्यवस्था में तरलता बहुत ज़्यादा है तो तरलता को कम करने के प्रयास किए जाते हैं और ऐसी नीतियां संकुचन नीति कहलाती है। मुद्रास्फीति क्या होती है? तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि की जो स्थिति होती है वो मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति मांग के कारण भी उत्पन्न हो सकती है, लागत में वृद्धि की वजह से भी उत्पन्न हो सकती है और संरचनात्मक कारणों से भी उत्पन्न हो सकती। अब हम बात करेंगे कैश रिजर्व रेशियो की, सीआरआर क्या होता है? आरबीआई के द्वारा निर्धारित वह दर जिसे बैंकों को अपनी निवल देयता या कुल जमा राशि का अनिवार्य रूप से कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बैंकों को अपने एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का एक सर्टेन परसेंटेज जो होता है वो आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना होता है। यही कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। वर्तमान में ये कितना है? वर्तमान में जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 3% है, अर्थात किसी भी बैंक को अपने टोटल एनडीटीएल का 3% आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना होता है। सीआरआर के रूप में जो राशि रखी जाती है वह आरबीआई के पास रखी जाती है, इसे बैंक अपने पास नहीं रखते हैं। ना तो बैंक इस राशि का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही आरबीआई। इसलिए माना जाता है कि जो सीआरआर के रूप में राशि रखी जाती है वह अर्थव्यवस्था से बाहर चली जाती है। साथ ही इस राशि पर आरबीआई को कोई ब्याज की भी प्राप्ति नहीं होती है।
अर्थात आरबीआई को इस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना होता है। प्रारंभ में सीआरआर के लिए मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होती थी, मतलब इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, बट आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2006 के अंतर्गत इस परिसीमन को समाप्त कर दिया गया। अब इसमें किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं लगाई जाती है कितने भाई सीआरआर रखा जा सकता है। सीआरआर की जो गणना होती है वो हर 14वें दिन पिछले 14 दिनों की जो औसत जमा राशि होती है उस पर की जाती है। अब हम कुछ इफेक्ट देख लेते हैं कि क्या मुद्रास्फीति पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लिक्विडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यदि लिक्विडिटी ज़्यादा है तो क्या हो सकता है, मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में आरबीआई क्या करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से सीआरआर को बढ़ा देगी। सीआरआर यदि बढ़ जाता है, मतलब कैश रिजर्व रेशियो यदि बढ़ जाता है, तो बैंकों के द्वारा अधिक राशि आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में रखनी होती है। अर्थात बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाती है, जिससे बैंकों के द्वारा जो उपभोक्ता या निवेशकों को ऋण प्रदान किया जाता है उसमें भी कमी होती है, मतलब लिक्विडिटी संतुलित हो जाती है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि यदि सीआरआर कम कर दिया जाता है तो बैंकों के पास क्या होता है, पैसा बच जाता है, और जो अतिरिक्त पैसा होता है वो बैंक क्या करते हैं, उपभोक्ता या निवेशकों को ऋण के रूप में प्रदान करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और यदि बैंकों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है। सीआरआर से संबंधित आरबीआई के द्वारा अभी कुछ छूट भी प्रदान की गई है। जैसे यदि कोई बैंक एमएसएमई, आवास या वाहन संबंधी ऋण प्रदान करते हैं तो जो ऋण का हिस्सा होगा उसे एनडीटीएल से माइनस कर दिया जाएगा और शेष बचे हुए एनडीटीएल में उन्हें सीआरआर रखना होगा। मतलब जो इन क्षेत्रों में ऋण प्रदान किया जाएगा तो उस ऋण को माइनस करके बाकी बचे हुए टोटल एनडीटीएल में सीआरआर रखना होगा। ये 5 वर्षों के लिए योजना आरबीआई के द्वारा लाई गई है, जिससे कि एमएसएमई, आवास और वाहन संबंधित क्षेत्रों में बैंकों के द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है बैंक उसके लिए उत्साहित हों और ऋण प्रदान करें। एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। तो जो हमारी लाइबिलिटी बैंकों की होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है डिमांड और एक होती है टर्म। डिमांड में आता है 2 प्रकार के अकाउंट आते हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। और टर्म डिपॉजिट में कौन कौन से आते हैं, फिक्स्ड अकाउंट एंड रिकरिंग अकाउंट। इसे सासा और राफा भी कहा जाता है। तो करंट और सेविंग अकाउंट जो होते हैं, जो डिमांड डिपॉजिट होता है वो उसमें कभी भी उपभोक्ता अपना, जो कस्टमर होते हैं वो अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। और जो फिक्स्ड अकाउंट या टर्म डिपॉजिट होता है उसमें एक निश्चित अवधि के बाद ही पैसे को यूज किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनडीटीएल का रखना होता है। जितना भी सीआरआर के रूप में आरबीआई के द्वारा राशि निर्धारित की जाती है, प्रत्येक बैंक को अपने टोटल एनडीटीएल का उतना सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास रखना होता है।